बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूँ। वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास और उसमें रिटायरमेंट का मामला, सबसे आला अफसर का वफाकी काबीना ने मुकर्ररा मुद्दत से पहले रिटायरमेंट की मंजूरी, ये 30 अप्रैल 2024 की रिटायरमेंट मंजूर कर ली गई है। और ये मुकर्ररा वक्त से पहले की रिटायरमेंट थी, सिर्फ वफाकी हुकूमत मंजूर करे तभी हो सकती थी। लेकिन आज उन्होंने नाम छुपाया हुआ था, मीडिया के सामने नाम भी नहीं ले रहे थे। तो अब नाम तो फिर आपको पता आएंगे सामने। महकमा खजाना की मीटिंग्स, और उन मीटिंग्स को भी खुफिया सऊदी अरब के दौरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या एटमी सासे गिरवी रख रहे हैं? फिर इद्दत निकाह केस में आज क्या हुआ वो भी मैं आपको बात करूंगा। कोर्ट रिपोर्टर्स ने बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन है वहां पे। 19 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का शालीमार में जलसा, और पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए नून लीग बाकायदा तौर पर मिन्नत तरला कर ली है। और ये नून लीग कह रही है कि सहूलतकार और चंद जज ही ना जलील हों। पीपल्स पार्टी मरकज सिंध में भी है और सदारत भी है, चेयरमैन सेनेट भी है, क्यों हम अकेले डूबे, ये साथ जाएंगे। आज फैसला होना है। और बिलावल जरदारी ने दोबारा पीटीआई को हुकूमत में आने की दावत दे दी। अब तहरीक इंसाफ इस वक्त कमेटी भी खेल रही है। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर था, उसका क्या हुआ वो भी बताता हूँ। 29 तारीख को एक बड़े धरने का भी ऐलान हो चुका है। और पाकिस्तान के किसानों की हालत बड़ी खराब है, खुराक का बहरान बहुत बड़ा खतरा। और ब्रिक्स में डॉलर को छेड़ा जा रहा है बड़े हाई लेवल पर। सऊदी भी इसीलिए आए हुए हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन वफाकी काबीना का जो सबसे पहले इजलास हुआ, इस मामले में खुफिया रखा गया कि एक आला अफसर की रिटायरमेंट का मामला। वफाकी काबीना ने मुकर्ररा वक्त से पहले रिटायरमेंट की मंजूरी दी, शहबाज शरीफ की रजामंदी थी, और ये सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। इसको मतलब खुफिया रखने के बाद भी गुफ्तो शनीद करके इन्होंने आपस में इसे तस्लीम कर लिया। सबसे अहम मामला पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त मुलाजमत तोसी और रिटायरमेंट के मामला है। क्योंकि तमाम ओहदे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पूरे निजाम को बदलने के लिए जो ओहदे हैं, उसमें आर्मी चीफ, DGISI, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही वो ओहदे हैं, यही वो मुलाजमत है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती है। अभी फिलहाल DGISI के ओहदे की आपको पता है उसी की बात की जा सकती है, उसके अलावा कोई ऐसा ओहदा नजर नहीं आ रहा। मुद्दत मुलाजमत तोसी का उनका हुक्म सानी तक, यानी जब तक जरूरत है, रखा गया। और ये रिटायरमेंट का जो मामला है, वो रिटायरमेंट के आपको पता है पहले भी काफी खबरें आई थी कि अमेरिका में सफीर के तौर पर भी लगाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बड़े अहम है। आपको पता है ट्रंप की हुकूमत भी आ रही है, वहां पे भी डायस्पोरा को संभालना है। तो ये रिटायरमेंट हो नहीं सकती उस वक्त तक जब तक वफाकी हुकूमत मंजूरी ना दे। और आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा धड़ाबंदी होती है, लॉबिंग है। एक नवाज शरीफ का, एक जरदारी का ग्रुप है, अब दोनों ग्रुप है और उनके पीछे अमेरिका है। इस पूरे सूरत हाल में बहुत सी इतलात इन रिटायरमेंट्स को लेकर चल रही हैं, और या मुद्दत मुलाजमत तोसी में शहबाज शरीफ की हुकूमत यकीनी तौर पर दबाव है इस ओहदे की रिटायरमेंट जल्द अज जल्द करें। 30 अप्रैल उन्होंने डेट रखी है। अभी उन्होंने नाम नहीं लिया ओहदे का, ना कंफर्म किया, ना ये खबर कंफर्म हो सकती है, कुछ छुपाया हुआ है। इस ओहदे के अलावा आप पूरी लिस्ट देखें तो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसका भी वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन तमाम ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम अफसरान में सिवाय 22 अप्रैल को एक शख्स है एडिटिंग का, जो शुमारियात का कोई डायरेक्टर है, उसके अलावा कोई रिटायरमेंट का किसी लिस्ट में जिक्र नहीं है। बहरहाल ये खबर 2-3 दिन में आगे कंफर्म हो जाएगी, हुकूमत खुद बता दे तो ठीक है। इस वक्त की देखें सूरत हाल ये, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जितने भी लोग हैं वो आपको कुछ एक एक करके रास्ते से हटते हुए नजर आएंगे। ये एक सिलसिला है, एक रूटीन है, ये पहले भी हो चुका है। नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया शुरू करेगा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज बढ़ेगा और हुकूमत की भाग शुरू हो जाएगी, भाग दौड़। वैसे तो वो अभी भी भाग रहे हैं और बाकायदा भाग रहे हैं। अब पार्लिमानी तारीख में पाकिस्तान की आज तक नहीं हुआ जो आज हुआ है। अपोजिशन नॉर्मली इजलास से वॉकआउट करती है, हुकूमती बेंच कभी जगह नहीं छोड़ते। आज पहली दफा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके आसफा भुट्टो का हलफ था और ये भाग गई। अंदाजा करें उसे जितवाया भी कैसे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, मुखालिफ को अगवा करके बाकायदा, बिल्कुल जिस तरह उसके नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार को अगवा किया और इलेक्शन जीता। वही गंदी सियासत का आगाज। और अफसोस ये था कि बाजू पे वो इमाम अली का नाम लिख कर आ गई, जैसे पता नहीं कितने बड़े जहाद के लिए आई इस पार्लियामेंट में। अब देखिए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, इतने बड़े बड़े नाम लिख के। थोड़ी सी शर्म और गैरत करें कि कहाँ इंसाफ, कानून, सच्चाई। अली वालों के मानने की बात करते हैं, वो मजलूमों पर जुल्म करने वाले तुम लोग। जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा भी वहां बैठ गया, नवासी भी बैठ गई, दामाद भी पहुंच गया, उसकी बल्कि बहनें और कजने भी पहुंच गई। रह गया तो नवाज शरीफ रह गया इस मामले में थोड़ा पीछे। अभी जुनेद सफदर नहीं आया। अभी मरियम नवाज देखिए इसमें भी काम कर रही होंगी कि अभी किसी न किसी तरह उसको भी डाल दे इसमें, अपने बेटे को भी, अपनी बेटियों को भी पार्लियामेंट में। तो फिर भागना था, इकट्ठे भागे सारे, जिस तरह पहले भागे हैं। बहरहाल इद्दत निकाह का केस भी आज बड़ा अहम था, उसमें प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी भी भाग गया अदालत। और ये नहीं सिर्फ, बल्कि सानिया बहावल नगर में हुकूमत भी किस तरह वहां भी भागी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही। हिंदुस्तानी एजेंट्स का मामला हो, पाकिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत करके वजीर दिफा हिंदुस्तान का बयान दे रहा है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा आके तफसील नहीं दे रहा। हत्ता के तारड़ जो है, माफ कीजिएगा, या वो रेमंड बुखारी साहब, उस्मा बुखारी साहबा, इन जैसा बंदा भी आके नहीं कह रहा। अभी दुनिया
इस वक्त तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही। ईरान इसराइल का कितना बड़ा मामला पेश है। दफ्तर खारजा ने एक छोटी सी रिलीज जारी कर दी, गोंगलों से मट्टी झाड़ दी, लेकिन पूरी तफसील आके नहीं बता रहे हम कहाँ खड़े हैं। सऊदी अरब का जो दौरा है उसकी तफसील में क्या जी, रेकोर्डिक पे वो आ रहे हैं, वो आगे मैं बताता हूँ आपको चल के। ये एटमी सासे गिरवी रखवाने जा रहे होंगे। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी बहावल नगर के वाक़े पर बयान दे रहा था कि सियासी बुनियादों पे किसी घर पर छापा ना मारे, कहना से चाहिए था सिवाय तहरीक इंसाफ, बस ये दो लफ्ज डाल देता। और फिर कहता है हिंदुस्तान में भी होता है दो भाइयों की लड़ाई। बंदा पूछे भाइयों की लड़ाई ऐसे होती है? मार मार के एक दूसरे की पसलियां तोड़ दी, नंगा करके कान पकड़ा के वीडियोस बनाई जा रही है। अगर ये भाइयों की लड़ाई थी तो फिर तहरीक इंसाफ के साथ जब लड़ते हो तो क्या वो इसराइल है, क्या वो हिंदुस्तान से आए हुए? 9 मई के वाक़े को साल हो गया, उस घर की मुरम्मत रंग रोगन करवाने की बजाय उसको ऐसे ही रखा हुआ। एपीएस के साने में फौरन रंग रोगन करा के ठीक करवा दिया। बेनजीर भुट्टो की शहादत में सब कुछ फौरन धो धा के ट्रैफिक भी खोल दी। खान के कातलाना हमले पे मुल्जमान थे, उन पे कोई अपडेट्स हुई, कोई सामने चीज आई हो, को पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। तो ये सारा बिल्कुल वो मामला उसी तरह चल रहा है जिस तरह किसी का सुहाग उजड़ जाए तो वो आपको पता है बैठ जाए। हालांकि उधर कुछ जख्मी भी नहीं हुआ। सानिया बहावल नगर में तो फिर हुकूमत मानती है जख्मी हुए। इन्होंने कौम को सिखा दिया एक वाकया, उसे पकड़ लो, रगड़ते जाओ। आज तहरीक इंसाफ ने भी जुगते लगाई है स्पीकर को, सानिया बहावल नगर में आप कुछ दवाई करवा दें उन पुलिस वालों के लिए। बहरहाल स्पीकर फिर बोलने के काबिल है, वो तो भागने के चक्कर में थे। हुकूमत पंजाब का एक छोटा सा मौकफ आया जी, मरियम नवाज साहिबा को बहावल नगर के वाकये का पता ही नहीं, इतला ही नहीं, इसीलिए कोई बयान नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद कमीशन अभी बनाया। बातें हिंदुस्तान की करते हैं, हिंदुस्तान की वीडियोस देखें जहां बाकायदा तौर पर पुलिस फौज के लोगों को अरेस्ट भी करती है, डांट भी रही है, धमका भी रही है और कानून के दायरे में भी ला रही है। तो ये अगर हिंदुस्तान से आपने सीखना है तो बड़ा कुछ सीख सकते हैं। अभी 20 लोग वो आपके घर के अंदर घुस के आके मारने के बयान दे रहे हैं। कल परसों आमिर ताबा का वाकया हुआ, मुजाला को जवाब आया हो। अब तो अमेरिका भी देखे इसमें पड़ गया। अमेरिका ने कहा आपने कोई बयान नहीं देना, आपस में बैठ के बात करें। स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है जी हम चाहते लड़े नहीं, दोनों मुज़ाकरात से हल करें। अमेरिका की अपनी बारी थी तो हिंदुस्तान को बुला कर कहा कि आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। कनाडा ने भी ऐसे किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, बरतानिया ने भी किया। पाकिस्तान की बारी है तो कहते हैं जाके हिंदुस्तान के साथ बैठ जाओ। अंदाजा करें ये हाल हो गया। बॉर्डर पर इस दफा मिठाई नहीं दी गई ईद के, हालात खराब है। ये आप जरा हिंदुस्तान के किसी शहरी के साथ इस तरह की हरकत का सोच के दिखाएं, करना तो दूर की बात है। और ये तो सदर पुतिन को मुबारकबाद नहीं दे सकते। मुझे तो खतरा था ये ना कह दें ईरान के जो मिसाइल थे ये भी हमारे ही लोगों ने चलाए। अभी जो देखे सऊदी वफ्द आया है, मीटिंग से ये सिलसिला है। एक तो रेकोटिक की कानें है, सोने की कान है, उसकी तखमीना जो है वो 3 खरब डॉलर के करीब बनता है, रफली 7 अरब डॉलर में बेचा जा रहा है। और खोदने वाली फर्म 50% ले जाएगी, बाकी का माल सऊदी अरब वगैरह पीछे होंगे। 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके सऊदी अरब को पता है यहाँ मालियत क्या है। और दूसरा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मीटिंग्स जो प्लानिंग्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, अवाम के सामने नॉर्मली लाते थे कि कौन कौन से इदारे बेचे जा रहे हैं, कौन कौन से इदारे गिरवी रखे जा रहे हैं, इक्तिसादी कौंसिल की कमेटी में क्या फैसले हुए। अवाम को ये पब्लिकली बातें बताते हैं। अब पहली दफा चाहे वो FPR की महसूलात हो, इदारों की मीटिंग हो, IMF के साथ जो शराइत हो, ये गिरवी शिरवी रखने का मामला, ये किसी को नहीं बताए जा रहे। ये इनकी हुकूमतों के जाने के बाद खुलेगा क्या क्या तबाही चढ़ गई, क्या क्या गिरवी रखवाया, क्या क्या बेचा। और सबसे खतरनाक मामला जो एटमी हथियार है उनका मामला मुझे लग रहा है। अब पाकिस्तान की अब तारीख उठा के देखें तो जब भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुकूमत गिराई गई तो उसके 2 साल के बाद उस खित्ते में कहीं ना कहीं जंग जरूर शुरू हुई, जहां से डॉलरों की आपको पता बरसात। मसलन आप जुल्फिकार अली भुट्टो का देख लें, उसकी हुकूमत गिरी 89 में तो अफगानिस्तान में जंग लग गई। नवाज शरीफ खत्म हुई तो 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू होगी, मुशर्रफ कूद गया उसमें। अब इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद अभी तक इस मौके की तलाश में कहां जंग शुरू की जाए। मसला सिर्फ यह है तो खजाना खाली है, ऊपर से पाकिस्तान की अवाम इनके साथ नहीं, वरना अब तक अफगानिस्तान के साथ मामला शुरू हो गया होता। ये सऊदी अरब के वफ्द की आमद में एक ये भी बड़ा मामला है कि एक नई जंग धकेलने के लिए किराए की बंदूकों के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। और ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी वारदात है। और यहाँ पे तो देखिए इवन नवाज शरीफ जैसा बंदा भी होता तो वो भी रुकावट डाल, क्योंकि उससे भी पहले तजर्बा हो चुका है इस चीज का। नवाज शरीफ इस दफा साइड पे है और शहबाज शरीफ को लाने का मकसद भी यही था कि वो बोलेगा नहीं, जिस तरफ से लेके जाएंगे वो चला जाएगा। और सऊदी के अरब के कहने पर ऑपरेशन भी कर देंगे। जैसे 1970 में एक ऑपरेशन उर्दन में किया इन्होंने, आजाद फलस्तीन की एक जदोजहद थी, उर्दन में ऑपरेशन करके इन्होंने बाकायदा तौर पर तरबियत के नाम पे ज़ियाउल हक को भेजा। और वहाँ आपको पता है फिर क्या हुआ, पढ़ लें आप, जगह गूगल पे सब पढ़ा है, कल परसों मैं बता भी चुका हूँ। उर्दन वाले तो असल सऊदी है, सऊदी अरब 1916 से 1924 तक उनके पास था, बाद में आले सऊद ने उनसे छीना। उर्दन में अब ये जो हुक्मरान खानदान इसका दादा था, हिजाज में, शाम में, इराक में इनकी हुकूमत थी। सऊदी अरब ये 7 साल हुकूमत कर गए थे, शाम में पता नहीं 4 साल और इराक में 37 साल इराक में। उसके बाद फिर आले सऊद ने इन्हें निकाला और अब ये सिर्फ उर्दन तक महदूद है। और आज ये खतरनाक आपको पता है मामलात में भी शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इद्दत का निकाह
نکاح کا کیس ججز کے اوپر براہ راست دباؤ نظر آ رہا ہے. یہ جج شاہ رخ ارجمن، شہرت ان کی کورٹ رپورٹرز کے مطابق بڑی اچھی ہے، بڑے پائے تکمیل تک کیس پہنچاتے ہیں بڑے قانونی حساب سے. لیکن آج جس طرح جو عدالت کے اندر ان کے ساتھ ہوا صاف نظر آ رہا ہے. جج صاحب کی ویڈیو موجود ہے. جو رضوان عباسی پروسیکیوٹر کیس پر دباؤ ڈالتا رہا، پہلے بار بار بلانے کے نہیں آتا تھا، جج کو اہمیت ہی نہیں دیتا، سماعت سے پہلے ہی وہ عدالت چھوڑ کے چلا گیا دلائل، اور جج اس کو بجائے فیصلہ آج دینا تھا، آج اس نے کہا تھا میں فیصلہ دوں گا، بجائے فیصلہ دینے کی تاریخ دے دی. سلمان اکرم راجہ نے تو بڑے بہترین انداز میں دفاع کیا. اب عدت کے کیس میں سب جانتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ مٹیریل نہیں، قانونی اعتبار سے اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں سننے کے قابل نہیں، لیکن یہاں زبردستی سنایا بھی جا رہا ہے، جج سماعت ملتوی بھی کر رہا ہے، حالانکہ آج فیصلہ تھا. اب 6 ججز کے لیٹر کی روشنی میں خط میں دیکھیں تو مکمل طور پر عدلیہ کمپرومائز ہے، اس لیے یہ فیصلے اب عوام کی عدالت میں ہی ہوں گے. قاضی فائز صاحب اپنی مدت ملازمت کی توسیع کا حکومتی منصوبہ تو چل رہا ہے، اس پہ آج رؤوف حسن صاحب نے بیان دیے کافی. لطیف کھوسا بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان سے پہلے بہت سی چیزیں ایسے کہی تھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ ہو گئی. اب عید کا کہا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس کے بعد دما دم مستقل اندر کرنا ہے، لیکن اب انہیں اندازہ نہیں ہے عید گزر چکی ہے، گرمیاں بھی گزر چکی ہیں، رمضان سردیاں بھی گزر چکی ہیں، رمضان عید یہ سارے معاملات گزر گئے. اب کم از کم ریلیاں نکالیں، احتجاج کے لیے خان کی پیشیوں کے درمیان لوگوں کو لے جائے. یہ جو کمیٹی کا معاملہ نظر آ رہا ہے نا، کبھی کور کمیٹی، کبھی ایپیکس کمیٹی، کبھی جلسہ کمیٹی، کبھی احتجاج کمیٹی، یہ سب بنانے کی بجائے ایک کمیٹی عمران خان کی رہائی کی بس، اور مقصد ایک ہی ہوا. 254 دن ہو گئے خان جیل میں، بشرا بی بی بے گناہ قید کاٹ رہی ہے، اور دیکھیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کو اکٹھا کر لیں، خان کی کیسز پہ بڑی بڑی پریس کانفرنس کریں، ڈیلی کریں، احتجاج کریں، بھوک ہڑتال کریں، تمام ایم این ایز جو الیکٹڈ ہیں جیتے ہارے سب کو، قاضی فائز کو مجبور کریں. وہ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے اور مین اسٹریم میڈیا پہ تحریک انصاف کو نہیں دکھایا جاتا. تو عدالتوں کا جو کھلواڑ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. وہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر جو ڈونلڈ ٹرمپ کو روک رہے ہیں. اس کا بھی ایک بہت بڑا کیس تھا، آپ کو پتا، اس کی بہت بڑی سماعت تھی، کیونکہ وہ آنے والے امریکہ کا صدر ہے وہ، اور جنگوں کا مخالف ہے، اسے روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور ابھی تو جو امریکہ کو جھٹکا لگنے جا رہا ہے، یہ جو برکس اتحاد نے آج کیا، وہ برازیل، روس، ہندوستان، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، ایران اور عرب امارات، یہ سارے شامل ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ عرب ریاستوں کو تیل کی خرید و فروخت میں اب ڈالر نہیں استعمال کرنا. ایسے موقع پر جب ایران اسرائیل کی جنگ خطرناک حد تک گئی، روس کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ تیل کی خریداری میں جو ادائیگی ہوگی وہ اب امریکی ڈالرز میں نہیں ہوگی، مقامی کرنسی میں ہوگی. دیکھیں ڈالر کی پوری دنیا میں حکمرانی ہے اور یہی امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہے. 2024 میں عرب امارات، مصر، ایتھوپیا اور ایران اور سعودی عرب بھی 50-50 یہ جوائن کر گئے تھے. اب ڈالر کو گرانے کے لیے اگر یہ تمام ممالک مقامی کرنسی میں تیل کی خرید و فروخت کا اعلان کر دیں اور شروع کر دیا انہوں نے، تو یقین کریں امریکہ کی طاقت آپ کو بالکل ایسے ہوا نکلتی نظر آئے گی. اور اس کے لیے پھر امریکہ کچھ بھی کرنا چاہے گا. اس کے لیے پاکستان میں بھی بحران شروع ہوں گے. آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ابھی کل سے پیٹرول ڈیزل بند کرنے جا رہی ہے، اور خوراک کی شارٹیج کا یہ بہت بڑا ایشو شروع ہوگا. اور دیکھیں اس ایشو میں پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا آپ کسانوں کے اوپر بات نہیں کرتے. تو دیکھیں موجودہ جو حکومت ہے یہ صرف تحریک انصاف کی دشمن نہیں، یہ ہر طبقے کی دشمن ہے. نون لیگ کی آپ حکومتوں کے ادوار نکالیں، صرف پچھلا دور ان کا اٹھا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا پاکستان کے کسانوں کے سامنے کیا کیا. یہ جو آج آپ کو مہنگی روٹی مل رہی ہے نا، شہباز شریف خان کے دور میں 8 روپے کی 20 پہ کی، 20 سے نہ گرا کر 16 پہ کر دی، 4 پہ کم کر کے اس کا وزن بھی کم کر دیا. یہ پاکستان گندم میں خود کفیل ملک تھا. آپ پچھلے دور نون لیگ کے دیکھ لیں، صرف 5 سال 2013 سے 18 تک انہوں نے گندم کی قیمت 1300 روپیہ وہاں پہ فریز کر دی زبردستی، جس طرح ڈالر کیا. عمران خان کی حکومت آئی، کسانوں کی ملاقاتیں 1300 سے خان نے 3900 کر دیا، 3900. اب نون لیگ کی حکومت سے 3900 پہ ہی فریز کر دیا انہوں نے. اب اخراجات کہاں چلے گئے؟ جو محنت ہے کسانوں کی، بیج ہے، آپ کو پتا ہے یوریا، کھاد، یہ سب کچھ. اب گندم 3900 روپے بھی یہ لوگ خریدتے نہیں ہیں، آدھی خریدتے ہیں. کسان مجبور ہو کے پھر اسے 3000 تک بیچنے پہ مجبور ہے. وہ سونا اگلتی زمینوں کو اب کسان کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کے لیے بیچ رہے ہیں. اب یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پاکستان کو خوراک میں دھکیل رہے ہیں پیچھے. ایک طرف سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے فصلیں اگائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کے انسانوں کے لیے خوراک کا بحران پیدا کر رہے ہیں. اوپر سے موسمی تبدیلیاں ہیں، بارشوں نے کمر توڑ دینی ہے. یقین کریں یہ جتنی حکومت گزارے گی، پاکستانیوں یاد رکھو یہ آپ کی اتنی تباہی، ہر نیا دن تباہی لائے گا. پتھر کے دور میں آپ کو لے کے جائیں گے، ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جائے گی. تو خان کے لیے نکلنے کے لیے تو لوگ بےتاب ہیں، لیکن یاد رکھیں معاشی مسائل کے لیے بھی نکلیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آخر میں ایران اسرائیل کا معاملہ، اس کی آخری اپڈیٹس کو دے دوں جلدی. جو بائیڈن نے ابھی جو
आखिरी हमले से रोक दिया उन्हें। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल स्टैंड बाय पे ईरान ने रखे हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा ने आज मगरबी एशिया जो है वहाँ ताकत के तवाज़ुन में आज एक न्यू स्टेटमेंट दी है और उनकी हिकमत अमली है। देखें, ईरान ने अपने आप को इराक, लिबिया, शाम, अफगानिस्तान को जिस तरह अमेरिका ने तबाह किया, ईरान ने बचा लिया। इसीलिए वो आज भी 50 साल आगे हैं पाकिस्तान से। जंग अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी। ये खिता पूरा लपेट में आएगा, फिर ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के साथ मामलात बिगड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों ममालिक अब जंग में जाएंगे। जिस तरह चीन और हिंदुस्तान का आपको बॉर्डर तनाज़ा याद होगा, लेकिन जंग की तरफ नहीं गए। अब चीन और अमेरिका की आप देख लें, ताइवान हो, हांगकांग हो, साउथ चाइना सी हो, हर जगह झड़पें हैं, हर जगह मामलात है, इख्तलाफात हैं, लेकिन ये कभी भी किसी बड़े पैमाने पर जंग नहीं करते। उन्हें पता है जंग का नतीजा क्या निकलना है। और ये आपको पता है, ये किसी की जीत हार का तो मामला है नहीं, फेस सेविंग है। जिस तरह पाकिस्तान में फेस सेविंग की जरूरत है। एक दफा फेस सेविंग मिल जाए, खान इन्हें बस फेस सेविंग दे के सेफ एग्जिट से निकाल दे, ये जंग भी टेबल पर खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।